मैं पूनम पांडे। आज मैं आपको आपके श्रृंखला में रस पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पीडीएफ में रस भेजा था, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि रस को केवल मेरे भेजने मात्र से और आपके पढ़ने मात्र से वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं आपको थोड़े रूप में रस समझाने का प्रयास करूँ। वैसे एक वीडियो में रस का समझना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूँगी कि रस होता क्या है, रस के प्रकार क्या हैं, रस के भेद क्या हैं। और छोटे रूप में केवल मैं इतना समझाना चाहूँगी कि आप अगर आज के मेरे इस वीडियो में को देख लेते हैं तो मैं इतनी तो श्योर हूँ कि आपको हमेशा के लिए रस कितने प्रकार के होते हैं ये हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रस। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के लिए है, जिसका जैसे जो यूज़ हो उसको वैसे तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रस नहीं है, 2 ही रस हैं। 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 2 ही रस है, लेकिन रस के प्रकार, रस के भेद ये सब सबके लिए है, तो आप उसको अपने तरीके से यूज़ करिएगा। अब सबसे पहले रस देखिए, जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि रस होता क्या है। यानी अगर हम शाब्दिक रूप से लेते हैं तो रस नॉर्मल तौर पे जो फलों के रस निकलते हैं उसको कहा जाता है, लेकिन चूँकि अब हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड है ना, हमें हिंदी साहित्य में आना है, तो हिंदी साहित्य में रसों का अर्थ क्या होगा, यानी हिंदी साहित्य में रस होता क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी साहित्य को पढ़कर या काव्य को पढ़कर जो आनंदानुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। किसी भी साहित्य को पढ़कर या काव्य को पढ़कर जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। अच्छा, रस जो होता है वो पूर्ण रूपेण हमारे शरीर में ही विद्यमान होता है। जिस प्रकार से हमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव यानी उससे रिलेटेड जो उसके भेद हैं वो जैसे जैसे हमें आगे लेकर जाते हैं हम उस रस में आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे से सुनिएगा, आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, अपने मम्मी पापा, अपने घर, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अचानक आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जो मतलब एक प्रकार से सैड न्यूज़ है, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि रो, यहाँ पर रोना चाहिए, नहीं, आप अपने आप ही आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और आप रोना शुरू कर देंगे। आप बैठे हुए हैं और अचानक कोई अद्भुत रूप बनाकर आया, मतलब उसने कोई अगर आदमी है और उसने ऊपर कुछ और पहना, नीचे कुछ और पहना, फटा फूटा चश्मा पहना, तो ये सब देखकर आप अपने आप ही हंस देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सब हमारे शरीर में विद्यमान है। अब सबसे पहले रस की उत्पत्ति कहाँ से है, तो बहुत छोटे रूप में समझिए कि नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं भरत मुनि जी, उनको ऐसा लगा कि हमें रस की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातों को लिखित रूप से लोगों को बताना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। यानी समझिए इस चीज को, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इन चारों से रिलेटेड जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो ये चारों से रिलेटेड जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस। रस की छोटे रूप में परिभाषा क्या है, किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़कर जो आनंदानुभूति होती है वो रस होता है। रस 4 प्रकार से मिलकर बनता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी। अब हम समझते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव होता क्या है। इसको समझने के पहले बच्चों थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो भी रस हमारे शरीर में उत्पन्न होता है वो कितनी चरणों से होकर गुजरता है। जैसे कि सबसे पहले रस हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ। अब हुआ कैसे, ऐसा तो नहीं कि आप बैठे बैठे थे अचानक रोने लगे, आपने कुछ ऐसी खबर सुनी तो आप रोना शुरू करें। फिर आप जब उस स्थान तक पहुँचे, आपने अपने सामने उस चीज़ को देखा तो आप नहीं चाहते कि और तेजी से रोने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे रसों के चरणों में आगे बढ़ते हैं, ये हमें अंतिम अवस्था तक लेकर जाता है, वही हमारा विभाव से लेकर अनुभाव तक की कड़ी बनाता है। जैसे विभाव, आप बैठे हैं, आपने केवल मात्र सुना, तो जब आपने केवल मात्र सुन लिया तो आपके मन में अब जो भाव उत्पन्न हुआ वो विभाव है। फिर जो आपने दूसरों पर भाव जाहिर किया, यानी आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप रस ले लीजिए, करुण रस, तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक, यानी आपके मन में करुण का भाव था, आपने जब शोक प्रकट किया तो वो स्थायी भाव के रूप में आता है। फिर आता है आपके सामने संचारी भाव और अनुभाव। संचारी भाव क्या होता है,
संचारी भाव उसको कहते हैं जिसको देखकर हम अपने शरीर के भावों की भंगिमाएं करते हैं, वो संचारी भाव होता है। जैसे आपने प्राय देखा होगा कोई लोग मतलब हंसने के भी कई प्रकार होते हैं, रोने के भी कई प्रकार होते हैं, सब अलग अलग प्रकार से हर कार्यों को करते हैं। कोई रोता है तो ऐसे रोता है, कोई रोता है तो मतलब रोने का अर्थ ये है, और हंसने का, कोई हंसता है तो धीरे धीरे हंसता है करके, कोई हंसता है बहुत तेज हंसता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबकी भाव भंगिमाएं जो अलग होती हैं वही संचारी भाव में आता है। प्रायः संचारी भाव कहीं कहीं 35 और कहीं कहीं 32 पाए जाते हैं। अब आप आ जाइए अनुभाव पर। अनुभाव जो हमारे रस की अंतिम चरण के अंतर्गत आता है, जिसमें हम रस को अपने अंतिम स्टेज पर लेकर जाते हैं, उसको हम अनुभाव कहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप आपको मैं इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर आप इसमें अटकते रह गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और चूँकि आप 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं, तो अगर आप यूजी और पीजी के अंदर हैं तो आपको केवल इतना जानना है कि जो रस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। रस की परिभाषा क्या होती है, रस के भेद क्या होते हैं और रस के प्रकार क्या होते हैं। तो रस की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि साहित्य को पढ़कर जो आनंदानुभूति होती है वो रस है। रस के भेद 4 हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अब हम बात करें रस के प्रकार। रस के प्रकार वैसे तो कहीं कहीं 8, जैसे भरत मुनि जी ने 8, हिंदी साहित्य के कवियों ने 9, और अब तो जो आधुनिक काल के कवियों उन्होंने 11 माने हैं। चूँकि हम 9 रस पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 9 रस सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है, तो हम 9 रस पकड़ कर चलते हैं। अब 9 रसों में हमें रस कैसे याद होगा और स्थायी भाव कैसे याद होगा, सबसे बड़ी बात सोचने वाली है। तो बिल्कुल भी आप लोग बताइए, मैं 4 लाइन की एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगी कि आपको न कभी रस भूलेगा न कभी स्थायी भाव भूलेगा। आप हमेशा के लिए आपको रस और स्थायी भाव तो याद ही हो जाएगा। उदाहरण हम फिर अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज हम रस और स्थायी भाव पढ़ते हैं। एक सबसे पहला रस है करुण, फिर हास्य, फिर श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत। कितने रस हुए? 6। फिर से पढ़ लीजिए, करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत। हम इस पर काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखने समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शुभ। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रत। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर, भयानक, शांत बना। यानी करुण, हास्य, श्रृंगार ये जब मिले तो वीर, भयानक, शांत बना। ये बहुत छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है आपको केवल याद कराने के लिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई वो नहीं है। जिस प्रकार से मैं भी अभी स्टडी के ही पीरियड में हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वैसे ही मैं समझ रही हूँ कि आपको भी मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं भी ट्रिक के द्वारा आगे बढ़ती हूँ। तो आप भी ऐसे ही चलिए, करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर, भयानक, शांत बना। अब देखिए, करुण का स्थायी भाव, हास्य का सबके स्थायी भाव नीचे है। शोक, हास्य, रति के उत्साह से भयानक भी निर्वेद बना। करुण का शोक, हास्य का हास्य, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। एक बार फिर से समझ लीजिए, करुण का शोक, हास्य का हास्य, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। निर्वेद का क्या अर्थ होता है? अभी मैं आपको सभी रस अच्छे से समझाऊंगी, केवल आप अभी याद करने की ट्रिक को पकड़िए। 3rd लाइन हमारी कह रही है, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान था। 6 आपने ऊपर पढ़ लिए थे। अद्भुत हमारा 7वां, रौद्र हमारा 8वां और विभत्स हमारा 9। तो कितने रस हुए बच्चों? 9। नवरस का सम्मान बना। अब इसके स्थायी भाव को देखिए। अद्भुत का स्थायी भाव विभत्स, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध और विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध और विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब समझिए इसको। अद्भुत, रौद्र, विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय, क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना।
यानी आपने जो एक छोटे से 4 लाइन को पढ़ा, इसमें आपको 9 रस भी मिलेंगे और 9 स्थायी भाव भी मिलेंगे, जो आप कभी नहीं मिलेंगे। आप बहुत पहले आप याद करिए, जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे तो आपको जब आप प्ले में पढ़ते थे या मदर प्राइड में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे जब आप, तो आपको छोटी छोटी लाइन की कविताएँ याद कराई जाती थी। तो वो मिनिमम या मैक्सिमम मान के चलिए 4 लाइन होता था। तो ये भी तो 4 लाइन है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मान के चलिए आप कि आप 9, 10, 11, 12 की जब तक आप पढ़ाई के पीरियड में रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, तो भी आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि इसमें आप 9 रस पढ़ रहे हैं और 9 रसों के स्थायी भाव में पढ़ रहे हैं। तो एक बार इसको फिर से ध्यान से लिखिए। करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वीर बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। इसमें 9 रस और 9 स्थायी भाव है। अब बहुत छोटे रूप में उनके, वैसे तो मैंने PDF भेजा है 9, 10, 9 में, 11 में और 12 में, तो मैंने PDF भेजा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने सबके उदाहरण और सब कुछ भेजा है। लेकिन अगर हम बहुत छोटे छोटे उदाहरण अगर पकड़ते चलें, बहुत छोटे, एक रफ पीरियड में आपको बता रही हूँ, तो करुण का उदाहरण बहुत छोटा, मणि खोए भुजंग स्मी जैनी। आप अभी लिखने के चक्कर में न पड़िएगा, केवल मेरे वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर सुना करिए। लिखवाने का कार्य जब स्कूल खुलेगा तब भी हम कर सकते हैं। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको रिपीट करके जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो करुण का बहुत छोटा सा उदाहरण क्या होगा, बहुत छोटा सा उदाहरण, मणि खोए भुजंग स्मी जैनी। इससे आप परिचित हैं, आप 9वीं की 10वीं की हर उससे परिचित हैं। मणि खोए भुजंग सी जमीनी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको दिया न्याय तुमने जगदीश। इसका स्थायी भाव शोक, इतने में ये सिमट गया, स्थायी भाव भी आ गया, उदाहरण भी आ गया। हास्य, हास का स्थायी भाव हास। अब इसका बहुत छोटा सा उदाहरण अगर आप लेंगे तो क्या हो सकता है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज में मोड़ सकता हूँ। फिर छोटे से रूप में अगर आप श्रृंगार लेते हैं तो श्रृंगार प्रायः 2 प्रकार का माना जाता है, संयोग और वियोग। अच्छा, श्रृंगार में और शोक में बच्चों क्या, करुण में क्या फर्क है? करुण रस में जो बिछड़ाव होता है वो ऐसा होता है दोबारा मिलने की आशा नहीं होती, और श्रृंगार में जो बिछड़ाव होती है उसमें मिलने की आशा रहती है। तो श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का बहुत छोटा सा अगर आप उदाहरण पढ़ते हैं तो कहत नटत रेझत खींचत मिलत खिलत लजियार, भरे भुवन में करते हैं नैन नहीं 100 बार। और अगर आप वियोग श्रृंगार को पकड़ कर चलते हैं तो हे खगमृग हे मधुकर शरणी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। अब आप वीर को लेकर आइए। वीर रस के उदाहरण तो आपको पता ही है, जो भी आपकी रानी लक्ष्मीबाई से सुभद्रा कुमारी चौहान की जो छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो वीर रस में, जैसे कि ये रानी लक्ष्मीबाई का था, और ये जो भी छोटे छोटे उदाहरण हैं, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आप ये वाला उदाहरण भी ऐड कर सकते हैं जो आप पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। रड़ी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये सब बहुत सरल उदाहरण है। भयानक, भयानक का अर्थ क्या होता है? डरना, यानी भयानक अर्थ होता है डरना, और डरने से रिलेटेड क्या है, जैसे कि बहुत छोटा सा उदाहरण अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो एक राहगीर है जो जा रहा है रास्ते में, तो उसने देखा कि आगे भी उसकी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, तो वो डर के मारे चक्कर खाकर गिर गया। तो इसको हम कैसे वो करेंगे, इसको हमारे समझाने का मतलब ऐसे है कि जो राहगीर है, जो बटोही है, वो रास्ते से जा रहा है और अचानक उसने देखा कि एक शेर आ गया, इधर शेर है, इधर मृगराय है, तो वो विकट बटोही बीच में पड़े, मूर्छा खा, यानी वो जो बटोही है वो बीच में मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों जैसे कि हम लोग भयानक पर थे, तो एक उसका बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक और अजगर रही लखाई, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। तो मृगराय मतलब शेर को यहाँ कहा गया है। अजगर को आप जान रहे हैं, अजगर पूरा निगल जाता है इंसान को। तो जो राहगीर जा रहा है उसी से रिलेटेड है कि वो जब दोनों को देखा तो वो इतना डर गया कि वो मूर्छा खाकर यानी चक्कर खा के गिर गया। ये आपके भयानक का था। शांत का बहुत छोटा सा अगर आप उदाहरण लेंगे तो आप जानते ही हैं, शांत का उदाहरण अगर बहुत छोटे रूप में अगर आप लेना चाहें तो आपके दोहे के उदाहरण जो भी होते हैं, जिसमें शांत का वैसे शाब्दिक अर्थ या शांत रस का जो भाव होता है
वो पश्चाताप का भाव होता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जैसे अगर आप शांत कर लेते हैं तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की छाई पड़े श्याम हरि की गति हुए, या 12 के बच्चे जो हैं वो आपका जो कैफी अनुताप है उसकी कोई भी 2 लाइन आपके शांत रस में उतारा है। और अगर ये भी नहीं आपको लेना है तो आप कबीरदास जी के पदों को ले लीजिए, उसमें जो 2 लाइनें आप लेते हैं वो शांत रस है। कबीरदास जी के प्राय पद जो है वो शांत रस है। अब आप आगे देखिए, इनके स्थायी भावों को आप देख लीजिएगा। अद्भुत पर आते हैं। अद्भुत का यहाँ पर स्थायी भाव क्या भैया? विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य। तो यहाँ पर अद्भुत का क्या अर्थ होगा? अद्भुत को बहुत छोटा सा अगर हम उदाहरण लेते हैं तो अद्भुत का उदाहरण होगा, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन न सके को मुस्कुराया। यानी जब यशोदा ने अपने शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व की छाया देखी तो डर गई कि अरे मेरे बच्चे के मुख में तो भूत आ गया। इतना कह के वो विस्मय रूप में भर गई। एक और है आपके सामने रौद्र। रौद्र को बहुत छोटा सा उदाहरण है ले तो उस काल हमारे क्रोध के तन कांपनी उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर लगा। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन को जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसी का यहाँ हुआ। फिर आप आते हैं विस्मय। विस्मय मीन्स होता है, विस्मय का अर्थ विभत्स। विभत्स का अर्थ होता है जुत्सा यानी घृणा, गंदगी। तो इससे रिलेटेड आपको मैं 2 उदाहरण बहुत छोटे छोटे बताती हूँ। एक उदाहरण है हरिश्चंद्र की डोम बनकर जब उनको बेचा गया था तो वो डोम के घर बेचे गए। वो श्मशान घाट में एक प्रकार से अपनी ड्यूटी कर रहे थे रात के समय, और वहीं का उन्होंने बहुत छोटे रूप में वर्णन किया है कि सिर पर बैठ्यो काल आँख दो खात निकार, खींचन जीवन स्यार अति आनंद उड़ धार। और एक और अगर आप बहुत छोटा सा उदाहरण अगर विभत्स का लेते हैं तो घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आँख निशंस या दृश्य देख मुद जाती घुटती है सांसें। ये आपके 9 रस हुए। देखिए करुण का उदाहरण मैंने आपको बताया, हास्य का बताया, श्रृंगार का बताया, वीर का, भयानक का, शांत का, अद्भुत, रौद्र, विभत्स। ये 9 रस के उदाहरण मैंने आपको बताए बहुत छोटे रूप में। मैं जानती हूँ कि रस का जो संसार है वो बहुत बड़ा है, इतनी छोटे से में नहीं सिमटेगा, लेकिन चूँकि मैंने अपने छोटे से प्रयत्न में केवल आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि रस होता क्या है, रस के भेद क्या है, रस के प्रकार क्या है, उसके स्थायी भाव क्या है, और छोटे छोटे रूप में 2-2 लाइन के उदाहरण। वैसे जब स्कूल खुलेगा तो मैं ये दोबारा पढ़ाऊँगी और आपको अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। लेकिन अभी जो ये पीरियड ऐसा हमारे सामने चल रहा है, जो समस्या घिरी हुई है हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई कोरोना की, इसमें आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए। और ये जो मेरा वीडियो है ये आपके रस को पूर्ण रूप में तैयार करेगा। अच्छे से इसको समझने का, सीखने का प्रयास करिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। एक मिनट के लिए मैं यहाँ से हट जाती हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।